प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे। हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था लास्ट डे। आज हम लोग 3D का रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। अब 3D का मतलब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले 3D का मतलब क्या होता है और 2D का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये बात जो आती है, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 3 डायमेंशन। तो बोले सर, डायमेंशन की बात आप क्यों कर रहे हो। अगर हम बात करें सिंपल सी एक्सिस की, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और पता है एक और एक्सिस होता है। वो क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बाई साइन कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जेड एक्सिस। अब चलो, अब देखो जेड एक्सिस इन जनरली थोड़ा सा मुश्किल होता है कि विजुलाइज करना, बट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 3D का मतलब क्या, और थोड़ा जो हमने कल पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, हमने बोला कि जो ब्लैक पेन आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक पेन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेड पेन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और हमने क्या किया, एक ब्लू पेन इस तरह से एडजस्ट कर दिया, करेक्ट है। एक ब्लू पेन इस तरह से एडजस्ट किया तो क्या एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ये जो ब्लू पेन होगा, ब्लू पेन क्या कर रहा है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे प्लेन में आ जाए, जस्ट समझने की बात है, विजुलाइज करेंगे, बाकी हम लोग उसको 2D में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बट देख लेंगे 3D है कैसा। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे, जो फिर हम लोग कैसे कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कल के लेक्चर में जो हमने कल देखा था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या क्या किया था लास्ट लेक्चर में। देखो, हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमने क्या बोला कि भाई साहब बात ये है कि आपने एक वेक्टर ए लिया जिसका कंपोनेंट ये दिया हुआ था, इसका कुछ ना कुछ थीटा यहाँ पे था, ठीक है। हमको बताया सर आपने रेजोल्यूशन का मतलब होता है, जब भी 2D का था इसका मतलब टू रेजोल्यूशन, दो पार्ट इसके हुए थे, जिसको हमने बोला था एक्स, इसको बोला था वाई। वहां से हमने क्या करी थी, सिंपल इस ट्रायंगल को अप्लाई करें। अगर ये डिस्टेंस y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ये डिस्टेंस r, अगर मान लो OA वेक्टर जो हमने कल चर्चा करी थी, आपको याद होगा OA वेक्टर की बात चल रही थी, r उसका मैग्नीट्यूड r दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको पता है, उसका मैग्नेटिकल वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं, यहाँ पे क्या हो रही है मैग्नीट्यूड r दी है। तो इसका रेजोल्यूशन कहने का मतलब सर क्या समझते हैं, इसको आसान भाषा में कैसे लिख सकते थे। तो हमने बोला था कि देखो, अगर इसको ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, अपन क्या करेंगे इसका ट्रायंगल ले लेते हैं, तो कोई बोलेगा सर मुझे दिख रहा है बेस, मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब आप बात सर यही बताना चाहते हैं क्या, R इजकल टू एच है जो कि हाइपोटेनस है, P इजकल टू वाई है, और B इजकल टू एक्स है। हाँ सर, हम यही बताना चाहते हैं। यहाँ पे H मीन्स हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। यस, करेक्ट है। तो सर आपने तो ये पढ़ाया था हमको कि अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा कहना होता है, ये होता है बेस बाय हाइट। कॉस थीटा क्या कहता है, बेस बाय हाइट होता है। तो व्हाट इज द बेस का मीनिंग यहाँ क्या है, एक्स, हाइपोटेनस आर। तो यहां सर देखा सर एक्स इजकल टू, आप ये कहना चाहते हैं क्या कॉस थीटा होता है। यस सर, हम यही कहना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप बात सर साइन थीटा की बात कर रहे थे तो क्या बोल रहा था सर, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू बाय हाइपोटेनस। अगर हम लोग परपेंडिकुलर का मतलब सर वाई की बात हो रही है, यस वाई की बात हो रही है, अपना हाइपोटेनस मतलब आर, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका मतलब हमको एक्स की बात समझ में आई थी, वाई की बात समझ में आई थी। हमने बोला था कि चलो भाई इतना हो ही गया, तो अगर उस वेक्टर को लिखा जाए तो लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। और हम कितना क्वेश्चन है, अपने को वाई पता है, अपने को एक्स पता है। जब इसको पुट करते हैं तो है आर साइन आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप आता है। ये हमने कल पढ़ा था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, हमने क्या बोला था, अगर सिंपल सा बोले रेजोल्यूशन, सिंपल सा बोले क्या बोले, इसका रेजोल्यूशन निकालो, इसका वैल्यू 2 दिया, ये थीटा दिया, इसको एक्स मानने का, इसको वाई मानने का। हमने क्या बोला था, जिसके साथ एंगल एडजेसेंट में सटा होगा या अटैच्ड होगा उसको आंख मूंद के क्या मानना है, एक्स। उसके सैंपल क्या होता है कॉस थीटा, और जिसके साथ अटैच उसका मान ले वाई, ये क्या होगा हमारा साइन थीटा होगा। जिसके साथ वो एंगल अटैच्ड था
वो हमारा कॉस, जिसके साथ वो अटैच्ड नहीं था वो हमारा साइन होता था। ये चीज हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बात आती है सर, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक्स आई कैप वाई जे कैप वेक्टर में, सर आप जेड की बात तो अभी तक नहीं करे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करके देखे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, डायरेक्शन की बात थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में करेंगे। जहां क्वेश्चन अपना लेवल थोड़ा सा अप करेगा, क्वेश्चन हमें और अच्छे समझाने की कोशिश करेगी, वहां हम लोग क्या करें, इसको अच्छे से डील करेंगे। तो हमने कल मोटा मोटा इतना ही पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, तो आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर कोई बोलेगा 3 डायमेंशन मींस जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर। ब्लैक पेन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, ब्लू पेन दैट इज द ब्लू हेयर। अब अच्छे सबको समझ में आएगा, देख रहे सबको या। अगर बात करूं, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। रेड पेन रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कोई पॉइंट यहां पे एयर में ले लेंगे, ये तो हमारा एजम्पशन है ना। अगर एयर में लेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, वो हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की चर्चा को पार्ट यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारा कंसेप्ट है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। चलो मान लेते हैं, सबसे पहले तो एक्सिस मानना बहुत जरूरी है। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। सबको पता है एक्स मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप। क्या होता है, वाई के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होता है। और थर्ड एक वेक्टर हमारा है जेड, जिसका क्या होता है के कैप। अब बात ये आती है, कोई बोलेगा सर एक पॉइंट हमको रखना है कहाँ, एयर में, ए। अब ये कंप्लीट प्लेन में नहीं है, वो क्या है एयर में पॉइंट है, लेकिन हमको 2D स्ट्रक्चर का डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके का होगा, देखेंगे। दैट इज इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए, करेक्ट है। इसका ए है, ये हमारा, पहले इसको वेक्टर ए मान लो, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ये मान लेंगे। चल रहा है, कोशिश करेंगे यहाँ पे हमको 2 चीज समझ में आना चाहिए। अब बात ये है सर, आप तो समझ में आ गया सर, आप बताना ये चाहते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई होगा, अगर ये जेड होगा तो ये पॉइंट आप यहाँ कहीं पे ड्रॉ करना चाहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों ये कि हम कुछ इस पॉइंट की बात करना चाहते हैं। क्या क्या बात करना चाहते हैं, इस पॉइंट की बात करना चाहते हैं। इसका मतलब सर आप एंगल तो थोड़ा सा क्लियर करके बताओ मुझे, एंगल तो क्लियर करके बताओ सर, एंगल किधर होगा, वो किधर होगा। तो एंगल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले अगर ये पॉइंट है तो यहां से रेड का कुछ एंगल होगा, इस ब्लैक से इस ब्लैक का कुछ एंगल होगा, और इस ब्लैक से इस व्हाइट का कुछ एंगल होगा। आप अच्छे से देखेंगे, इसको बताने का मतलब यही है। अगर ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पेन के स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पेन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, 3-4 पेन को एक साथ देख रहे हैं आप। अगर हमने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ डाला जो कि एयर में है, 3D की बात हुई तो कोई प्लेन में नहीं होगा, तो इसके साथ कुछ इसका एंगल होगा, इस पॉइंट के साथ इसका कुछ एंगल होगा, और इसके साथ अपना कुछ एंगल होगा, तीनों का एक अलग सा एंगल होगा। तो यहाँ पे हम एक नया सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो एक्स के साथ बनाने वाला एंगल दैट इज अल्फा। ये हमारा एजम्पशन है, इसी से सारा फिजिक्स डील होगा। और बोलेंगे जो y के साथ एंगल बनाएगा ये क्या होगा हमारा बीटा। सर आप तो बता दे इतना, तो z के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा हमारा गामा। आप याद आया, अब इसको थोड़ा मैं डील करता हूं। अल्फा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड x एक्सिस, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड एक्स एक्सिस। इसको अच्छे से देखेंगे, पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को मिस आउट कर जाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। तो बेटर है कि आप देखेंगे, पहले अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हमको पूरा भरोसा है आप पे, ठीक है। अगर बीटा की बात करें तो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस। जस्ट ये पूरा बेसिक्स है, इसको अच्छे से देखेंगे। गामा की बात करें तो गामा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड
जेड एक्सिस। सर ये तो आपने बात कर दी किसकी, इसके अपने कंप्लीट रेजोल्यूशन की। बोलोगे सर एक बात बताइए, आपने उस वाले केस में बताया था जब भी कोई एक्सिस टू फ्रेम में होता है, अगर यहाँ पे आर था तो हम लोग बोलते थे अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होता था हमारा आर कॉस थीटा, ये क्या था हमारा आर साइन थीटा। ये तो हमने पढ़ा था, अगर इसको एक्स मान ले इसको वाई मान ले। बट सर यहाँ पे कैसे डील करेंगे, देखिए ये वंस एंड वाइल हम लोग सेटल कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम 3D स्ट्रक्चर को ऑलवेज थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। क्यों, हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होते हैं, ठीक है, एग्जाम में टाइम बहुत कम होते हैं, तो इसको हम लोग करने के लिए सिंपल सा सेटल कर लेंगे। एक ही वंस इन एवॉल, एक ही बार क्या करते हैं हम लोग, इस कंसेप्ट को सेटल कर देते हैं। जब भी 3 डायमेंशन आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, जो फॉर्म में अब मैं लिखने जा रहा हूं वो फॉर्म याद रखेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से डायग्राम बनाइए, फिर मैं इसको एज इज फॉर्म लिख देता हूं, तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ जाएगा कि किस एंगल का किसका रिलेशंस होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, जब मेंस और एडवांस के अच्छी लेवल क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ 12th में इंटर कर जाएं या 11th में भी अच्छे टॉपिक में जाएंगे, तो इस तीनों एंगल का रिलायमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए देख लेंगे किधर से एंगल बन रहा है। अगर विजुलाइज करना होगा, आप भी अपने घर पे 2 3 4 पेन पकड़ के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि क्या उसका एसेंशियल मीनिंग होता है। और एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो इसको आप पहले अच्छे से लिख लीजिए। आपने इसको लिखा होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है बट आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेडिकल के हैं, मेडिकल वालों के लिए जानना कोई कतई नेसेसरी नहीं है, बट जो बच्चे मेडिकल आईआईटी एडवांस जेईई मेंस के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इट इज दी मैथमेटिकल कंसेप्ट से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा एंगल कैसे ड्राइव होगा, बट हमारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो कोशिश करेंगे रिजल्ट पे कंसंट्रेट करें। देखिए डायरेक्शनल कोसाइन एक कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स में, वो डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस का जिसके साथ एंगल बनेगा उसका जो कंपोनेंट होता है उसके रिजल्टेंट को डिवाइड करते हैं। तो यहां से cos अल्फा इज इक्वल टू a बाई एक्स होगा, सॉरी ax बाई a, ax का मतलब है x कंपोनेंट ऑफ a। तो हम लोग x के साथ तो अल्फा एंगल बन रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, करेक्ट है। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट, ये सारा डायरेक्शन कोसाइन मैथमेटिकल का फॉर्म होता है, तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्म देखेंगे। ये हमारा क्या होगा cos बीटा एंड az इज इक्वल टू a cos गामा। अब बात ये सर आपने रेजोल्यूशन तो लिखा बट वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या कहना है अपना, वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। इस रिजल्ट को लिखेंगे तो क्या आता है a cos अल्फा i कैप a sin बीटा j कैप प्लस a sin गामा k कैप। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। बोलो सर रेजोल्यूशन क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, दिस इज द x कंपोनेंट, दिस इज द y कंपोनेंट, दिस इज द z कंपोनेंट। अगर उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो a, सॉरी यहां पे cos होगा, इट इज cos बीटा cos गामा, करेक्ट है, a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। अब बात है यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, इसके रिजल्ट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये अगर ये पार्ट आपके समझ से बाहर लगे तो सोचिएगा दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ के बाद आप सोचना शुरू करेंगे ax को ऐसे लिख सकते हैं, ay को ऐसे लिख सकते हैं, az को ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप वेक्टर फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए, फिर हम लोग इससे 2 3 रिजल्ट आते हैं, उसको बहुत बार एग्जाम वालों ने पूछा है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वो रिजल्ट इससे कैसे आता है। जो कि आप आईआईटी मेंस की बात करें, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेडिकल में या पीएमटी हुआ करता था पहले, अगर उसकी बात करेंगे तो पीएमटी वालों ने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है जो इसका रिजल्ट है। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग उस रिजल्ट पे चर्चा करते हैं। तो देखेंगे इसको अच्छे से। अगर हमारे पास ये रिजल्ट वेक्टर a इज इक्वल टू क्या पता है, a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप।
जो दो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसमें से फर्स्ट रिजल्ट आता है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। मान लो फर्स्ट रिजल्ट का जो हम लोग करेंगे, इसको नोट लिख लेंगे, रिजल्ट्स का नोट है। अब ये क्या बताता है? रिजल्ट बताता है कि ये आई कैप दिया था, हमने क्या बताया था? कुछ नहीं करना भाई साहब, क्या करना है इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको याद होगा हमने बताया था जब भी कोई वेक्टर इसके फॉर्म में हो तो क्या करना है, इसको सिर्फ रिजल्टेंट का स्क्वायर लेके आना चाहिए। तो हमको क्या पता है, दिया हुआ है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर ए के इक्वल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकालेंगे। तो हमको क्या कहते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। अब ए है तो इसको ए स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, एक बात करेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट था। अब देखो रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे अगर कंसेप्ट में एक्स कितना है, ए कॉस अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छे से देखेंगे, ए को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ए। अगर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या कर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको कॉमन ले लो क्योंकि स्क्वायर सब में है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट आता है अपने को देखेंगे, रिजल्ट क्या आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप देखेंगे ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक्चुअली मेडिकल का क्वेश्चन था, मेडिकल में पूछे थे कि एक ऑप्शन दिया था व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है जब क्या होता है, 3D रेजोल्यूशन होता है। यहां से एक और रिजल्ट आता है जो कि बहुत पहले आईआईटी वाले ने अपने इंटीजर टाइप क्वेश्चन जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है उसने पूछा था। हम लोग क्या करते हैं, उसके सेकंड रिजल्ट को डील करते हैं। तो आई होप आपको उसमें समझ में आया होगा, कुछ नया नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया इसका रिजल्टेंट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, उसका पर्टिकुलर अपना वैल्यू है, तो रिजल्टेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैं पहले बताया हूं। तो वो ए के बराबर होगा, फिर रूट में ये आएगा, स्क्वायर कर दो, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा का मतलब ये है कि हमको एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, देखेंगे। अगर सेकंड रिजल्ट की बात करें तो क्या दिया हुआ है, इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो एक क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर, नहीं तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म बदल देता हूं, प्रूफ क्या करना, क्वेश्चन बदलते हैं। देन क्या होगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अपने को और रिजल्ट भी आएगा। देन फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर बात करेंगे, दिस इज दी आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटीजर फॉर्म। इंटीजर का एक मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्वेश्चन दिया है, ये वैल्यू आपको पुट अप करना था ऑप्शन। अब देखो हमारे लिए बहुत अच्छा है सोचने के लिए, जो लोग इसको बना सकते हैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, हम लोग जब भी इस तरह क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले देखते हैं प्राइम टारगेट क्या है। प्राइम टारगेट है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट। तो सबसे गिवन डाटा क्या होता है, गिवन डाटा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहां से हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है सर, कॉस का साइन में कैसे आएगा। तो आपको एक रिजल्ट तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर आप तो सच बोल रहे हैं। तो क्या अगर अपने को ये आइडिया हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बात तो सही है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो क्या इस कंसेप्ट में अप्लाई करूं? यहां पे क्या कहता है यहां वाला कंसेप्ट? कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या कहता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यस सर, अच्छी बोल रहे हैं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब तो सर लग रहा है क्या ये माइनस है, ये माइनस, उसको उधर भेज दूं क्या? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो गया? 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो सब साइन को इक्वेट कर देंगे। क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे अगर पूछ दे, लेकिन अपने को तो ये रिजल्ट आता रहेगा तो हम लोग 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। मैंने सारा प्रोसेस बताया, ऐसा क्यों कर सकते क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आस्क्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी, मींस आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका रिजल्ट ये होता है तो ये रिजल्ट हम लोग वेरीफाई करके लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, हमने इस नोट को या रिजल्ट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन और लाते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां से हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को बना सके। क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं, इसी रीजन पे आपको मैं ये दे दूं वो पूछ लूंगा, कोई रीजन नहीं है। आपको अल्फा बीटा पता है, गामा पूछ लेगा। इस तरह क्वेश्चन इरेलेवेंट होते हैं हमारे कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको अगर ये आइडिया पता है कैसे क्या होता है तो यू कैन सॉल्व एनीवे। ठीक है, जिसे क्वेश्चन को निकाला है, जहां से हमको एक ही क्वेश्चन क्या करेगा, सारा का सारा कंसेप्ट दे देगा। देखो सारा का सारा कंसेप्ट दे देगा तो हमने जितना पढ़ा है रेजोल्यूशन की कहानी, अभी जो हमने ट्रिपलेट्स पढ़े उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन है, वो ABCD का में हमको हर एक चीज को देखना है। दिया इफ वेक्टर A is equal to I cap plus 2J cap plus 2K cap and vector B is equal to 3I cap plus J cap plus 10K cap। अगर वेक्टर R कोई A प्लस B है तो सबसे पहले भाई साहब बताना A प्लस B कितना होगा। इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि वेक्टर A प्लस B अपने को ढूंढना है। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था। क्या बोला था? अगर जो भी वेक्टर A प्लस B है उसके टर्म में क्या बोला था, सेम साइन वाले को ऐड करना है। अगर I के साथ I को ऐड करेंगे, J के साथ J को ऐड करेंगे, K के साथ K को ऐड करेंगे। तो हम लोग A प्लस B की बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, I को कॉमन लेते हैं। तो ये कितना है 1 प्लस 3। फिर क्या करते हैं हम लोग, J को कॉमन लेते हैं 2 प्लस 1 3। अगर K कॉमन लेते कितना होता है 10 प्लस 2 12। सर आप यही बताना चाहते थे। तो रिजल्टेंट्स आता है यहां से अपना 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 12K कैप। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा, सेकंड पार्ट तो हमारी आसानी है। सेकंड पार्ट उसका रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? रिजल्टेंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो हमने 2-3 बार बताया है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर की बात हो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। x कितना दिया हुआ है 4, y 3 एंड z 12। तो शुरू करते हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका 144 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 169 होता है। तो पता है आपको 69 का अंडर रूट कितना होगा 13। तो ये कितना होगा हमारा 13। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। सर ये बात समझ में आई कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर कैसे करेंगे। तो कंसेप्ट याद करेंगे यूनिट वेक्टर का। क्या सिखाया था, जिसका भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसका तो पहले वेक्टर लिखो, फिर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तो था यूनिट वेक्टर। यहाँ क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या माना हमने, आर। चलो अगर आर का यूनिट वेक्टर लिखना होगा, आर का हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या करेंगे, क्या बताया था, सबसे पहले वेक्टर आर लिखना चाहिए, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए। हमने क्या किया, पहले वेक्टर आर निकाला है,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वेक्टर आर निकाले, लिख दो 3j कैप एंड 12 k कैप डिवाइडेड बाय, अभी तो रिजल्ट नहीं निकाला 13, दैट्स ऑल, खत्म। यही हमसे पूछा था। तो कॉम्बिनेटरी सिस्टम में हमको कैसे पता चलता है कि हमको निकालना है, ये हमने क्वेश्चन से देखा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। आप देखो ये चीज हमको नहीं आ गया सर, डायरेक्शन कोसाइन समझ में नहीं आया सर, कैसे? अभी हमने जो कंसेप्ट लिखा था उसको अच्छे से देखेंगे। क्या बोला था? डायरेक्शन कोसाइन मतलब 3 एंगल। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है 3 एंगल होगा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। तो लोग सर इसमें कैसे करें सर, कंफ्यूजन है। तो चलो लिखना से शुरू करते हैं। अगर कोई रिजल्टेंट आर दिया हुआ है तो उसका अगर ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप कोई फॉर्म होगा, अगर इसका रिजल्टेंट समथिंग होगा, रिजल्टेंट की बात चल रही है, तो हम लोग मान लेते हैं वो ए ही होगा, क्योंकि ए का फॉर्म है तो ए ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका उसका वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे, ए का वैल्यू 13 लेंगे। तो क्या सिखाया था हमने? अगर बात करते हैं हम लोग कॉस अल्फा की, यहां पर देखेंगे बाय द सॉल्यूशन क्या कहता है। फर्स्ट एंगल था एक्स कंपोनेंट, कॉस अल्फा हमने क्या सिखाया था? ए एक्स बाई ए। सर ए एक्स मतलब क्या कह रहे हैं? ए एक्स मतलब दिस इज 4, यस सर 4। ए का मतलब क्या? इसका रिजल्टेंट कितना आया था? 13, गुड, खत्म। दिस इज दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली हमने कॉस बीटा हम क्या बताया था? ए वाई वाई ए की बात चल रही है, व्हाट इज ए वाई? 3, ए की बात कितनी है? 13। सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? देखेंगे 12 बाई 13। हमें तो टफ नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। देखो ये रिजल्ट दिया है तो ये निकालो। हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में जो पहले पढ़ा था समेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं और ये कोसाइन कैसे लिखते हैं। देखो ये दोनों पार्ट तो हमारे लिए आसान है, बट कभी कभी इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके साथ जोड़ के, जो कि ये दोनों साथ में आ गया। तो एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप अच्छे से लिखिए। फिर हम क्या करते हैं, एक मैं आइडेंटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। आइडेंटिकल क्वेश्चन मतलब आपके लिए होमवर्क होगा, जिसमें क्या करना होगा, सेम यही चीज उसमें फाइंड करना है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं, आपको लगा है कि आपने सीख लिया इसको बनाना, आप जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, आप उस क्वेश्चन को आइडेंटिकली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ भाई हमसे क्वेश्चन बन रहा है, तो पहले आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर मैं आपको एक मॉडिफाइड क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आपके लिए क्वेश्चन है और सबको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप अगर लास्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये बन जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप सजेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट डे, आपका जो भी कांटेक्ट नंबर हो ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको डाउट को बताने का, अगर इसमें सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो। ये आपको सॉल्व करना है कि कोई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो बोला है कि x कंपोनेंट एक कंपोनेंट का जो x पार्ट है वो निकालो, y निकालो, z निकालो। हमको फाइंड करना है, बहुत इजी है, आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। फिर बोला कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, यू कैन सॉल्व इजीली, वो भी आसान है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लास्ट बताया था क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन का। सेम प्रोसेस वो निकालेंगे। फिर लास्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ एलोंग ए, इसका यूनिट वेक्टर लिखो। तो आई होप आप इसको घर पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। डिफरेंट मीडियम्स, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट बोल सकते हैं, या आप वहां पे जो भी मीडियम आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें डाउट है, वी कैन प्रोवाइड द असिस्टेंस। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर लगेगा आप लोग को रिक्वायरमेंट, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को और आपको हम लोग आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम लोग कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं 2-3 बार कर चुका हूं तो आपके लिए भी आसान है, बहुत कुछ नहीं। ए वेक्टर बी दिया है, रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी होता है। फिर बोला उसको यूनिट वेक्टर लिखो। कंसेप्ट आपको याद आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बताया था यूनिट वेक्टर लिखने का मंत्र यही होता है, सिंपल सा। कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट हो, सबसे पहले क्या लिखूं मैं, उस पर्टिकुलर वेक्टर को लिखूं। अगर किसी का हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो वो पर्टिकुलर वेक्टर लिखो एंड उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ में क्या पूछा है, ए प्लस बी दिया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आपको बता चुका हूं, फिर मैं एक लास्ट बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको करने को दूंगा। देखो अगर रिजल्टेंट की बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर बात ये है कि आप बात कर रहे हैं रिजल्टेंट की,
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होना चाहिए। तो वेक्टर ए कितना है, हम लोग चाहे तो वैसे ही जोड़ सकते हैं, बट मैं लिख देता हूं आपके लिए, आई माइनस जे कैप प्लस टू के कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। आई में तो कुछ चेंज है नहीं, जब आई में से कितना सकते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, दिस इज द रिजल्टेंट। अब हमारे लिए आसान है सर, मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, ये x, अगर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -3, z का वैल्यू 1 है, तो लिखो 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 9 + 2 कितना होगा, 11 होगा, करेक्ट है। तो लिख सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट इज 11, रूट अंडर 11, ठीक है। अब बोला यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं है क्या, जस्ट लिख दूं यहां पे मैं। यूनिट वेक्टर मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना अपना, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। तीन आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि समेशन में कैसे यूनिट लिखते हैं, एडिशन में कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये सब चीज आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको सीटी बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएंगे डिफरेंट मटेरियल्स में, जहां आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोटे छोटे अगर आप एग्जाम की बात करें तो कभी कभी छोटा छोटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट हम लोग एक कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कि इससे क्या होगा, अपना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बेटर है। अब देखो, पहले बोला है कि वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b का मैग्नीट्यूड बताओ। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रिजल्टेंट r कोई वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड बताओ। यस सर, यही कहना है। इसका मतलब बात ये है, अगर ये रिजल्टेंट r होगा तो ये वेक्टर a माइनस 2b होगा जो दिया हुआ है। सर a तो पता है बट b पता है, b को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज जस्ट वेक्टर को पुट करते हैं। पहले क्या दिया हमारा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2, व्हाट इज द बी वेक्टर, 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप आता है, बस खत्म है, ऐड कर दो। आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्या बोला था, मैग्नीट्यूड, इसका तो स्क्वायर लिखना है, इसको मान लो x, इसको मान लो इसको z, तो रिजल्टेंट तो सिंपल सा होता है, रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। व्हाट इज द i, 1, व्हाट इज द y, -7 का स्क्वायर, व्हाट इज द z, 6 का स्क्वायर। देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 49 प्लस 36, व्हाट इज दिस वैल्यू, 50 प्लस 36, 86, दिस इज 86, यू गेट द आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, आपको देख के एक भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें लग रहा है नहीं 11th में ही नया कुछ होगा, नया कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसको लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के करीब में एक और क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो थोड़ा और हमें सिखाएगा, और अपना एनर्जी बने रहना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कोविड का जमाना है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बी मोटिवेटेड रहे हमेशा। बहुत लोग सोचते हैं क्या पढ़ते पढ़ते इतना हो रहा है, मुश्किल है ना, बट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जब सब कुछ सही होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे, जितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए पहले, ये क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा, अच्छा लगता है देखने बेसिक क्वेश्चन को। देखो वेक्टर का ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा इसमें हमारा फ्यूचर का कोर्स भी देखते रहे। क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी वेक्टर व्हिच इज एडेड x, मतलब बोला है कि एक वेक्टर बताओ किसके फॉर्म में, ये x के फॉर्म में, रिजल्टेंट ऑफ f1 f2 एंड f3 वेक्टर, सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम और रिजल्टेंट फोर्स इज 0। अगर f1 के वैल्यू पता है, f2 दिया और f3 पता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी सिस्टम पे 3 फोर्स लग रहे हैं, आइडिया नहीं है तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब सिस्टम की बात है कि हमको आइडिया नहीं है किधर से फोर्स लगेगा, तो मान लेते हैं कि एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा। ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, एजम्पशंस की बात है, ऐसा नहीं क्या इसमें कुछ अलग से हो रहा है, ठीक है। कोई बॉडी पे जो भी वेक्टर होगा लग रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट मैं एजम्पशन बता रहा हूँ कि 3 फोर्स लग रहा है।
बोला है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक बात तो पता है कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि किसी का भी रिजल्टेंट फोर्स इसको मूव नहीं करवा सकता। जैसे मान लो अगर मैं क्या करता हूं, इस पेन पे इधर से फोर्स लगाता हूं, इस पेन के इस इधर फोर्स लगाता हूं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका, या इससे मूव नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। जो बॉडी फोर्स लगाने के बावजूद भी मूवमेंट नहीं करे, दैट्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। या फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्वेश्चन दिया हो कि एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बताओ कि इस फैक्टर में कौन सा चीज ऐड करूं कि उसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो पता करो कि एफ रिजल्टेंट है कितना। मतलब वो लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, सब तो दिया है। व्हाट इज दी F1, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। व्हाट इज दी F2, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। व्हाट इज दी F3, माइनस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप। अगर सबको सॉल्व करते हो तो क्या होता है, 2 प्लस 1 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। मतलब बात ये रही है माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस के कैप, मतलब माइनस 2 के कैप। ये हमारा नेट रिजल्टेंट है। बोला है कि इस कंडीशन में एक हमारा कौन सा वेक्टर ऐड करना, एडेड वेक्टर x, जो कि इसका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो। तो मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, इसको अच्छे से देखेंगे। अब क्वेश्चन का जो ये हमारा सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट बोला है कि इसमें कौन सा चीज ऐड करूं। तो ऐड करने का मतलब होगा एफ रिजल्टेंट प्लस एक्स, कोई वेक्टर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू मस्ट बी जीरो। अब देखो अगर इसको ऐड करके जीरो होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। रिजल्टेंट कितना है देखेंगे अच्छे से, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे लिए आसान है, सब क्वांटिटी को उधर भेज देंगे। तो एक्स वेक्टर कितना होगा, माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर इतना फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा नेट फोर्स जीरो होगा। आपके लिए खुशी की बात ये है, ये क्वेश्चन रिसेंट AIPMD क्वेश्चन था। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछे थे कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना फोर्स हमको लगाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन AIPMD दैट इज मेडिकल, आपको पता ही होगा, ये मेडिकल का ब्रांच है, उसके एग्जाम में आया था। मेंस में भी कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं अदर पार्ट से। वेक्टर का एप्लीकेशन हो के मोशन में पूछ लेंगे, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एराइज होंगे तो हमें इसका कंटेंट समझ में आना चाहिए। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे समझने की। हम लोग नई शुरुआत करें हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो इनिशियल स्टेज में, 11th में होता है, बट एक चीज को बार बार करेंगे तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, ढूंढना इसमें यूनिट वेक्टर ही है लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग, देखना कैसे। अगर वेक्टर ये दिया हुआ है तो हमने क्या सिखाया था, कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। बोला था जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसका खुद का वेक्टर लिखो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। सर खुद का वेक्टर तो पता है अपने को, बट मैग्नीट्यूड नहीं पता है। क्या करते हैं हम लोग, इस सारी कहानी को x मान लो, इसको y मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है कि रूट अंडर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। डन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां माइनस साइन है तो क्या करते हैं, माइनस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर। यही तो कहानी है अपना। तो क्या निकाल सकते हैं, 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो लोग सर लगता है इसमें 1 और 2 कॉमन आ सकता है। गुड, अगर इसकी बात करें तो 1 बाई 2 कॉमन लेते क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। चलो जब 1 होता है तो बोला सर इसका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 2। कहानी खत्म है यहीं पे। वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, लिख दो।
तो हमको कभी कभी साइन उन हो तो डरना नहीं, सर साइन किधर से आ गया, कॉस किधर से आ गया, अपने आप क्या होगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, पहले वेक्टर 1/2 cos थीटा आई कैप माइनस 1/2 sin थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय 1/2। बस इसमें कुछ करना क्या है पता है आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा आई कैप माइनस sin थीटा जे कैप। कोई बड़ा डील नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही छोटा डील था। इस क्वेश्चन को लिख लिए, कभी अगर इस तरह का वेरिएबल आए तो डरना मत, सर इसको कैसे लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखिए, फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को और करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्वेश्चन ये है कि 3 एंड्स, आपको बताओ चीटी, 3 एंड्स पी क्यू आर, सबका हमने नामकरण भी कर दिया है। एक चीटी का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर। पुलिंग ए ग्रेन्स विथ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या कर रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा है ग्रेन का जिसपे फोर्स लगा रहा है। आपने देखा हो बहुत सारा चीटी क्या होता है, टुकड़े लेके जाना चाहती है एक टुकड़े को, उसमें 2-3 चीटी एक बार पकड़ के अपने अपने फोर्स लगाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन के साथ, देखेंगे। पुलिंग ए ग्रेन्स विथ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, इसका मतलब पी जो फोर्स लगा वो 6 न्यूटन है, क्यू लगा रहे 3√3 न्यूटन एंड आर इज 3√2 न्यूटन, एस इन फिगर, जो कि फिगर में दिया हुआ ये डायग्राम। फिर पूछा है देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेन। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है आप तो मैग्नीट्यूड ही बताओ और वेक्टर फॉर्म भी बताओ। अब देखो सर बात आएगी ये, अगर हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए बोलेंगे सर सबसे पहले हर एक फोर्स जो भी चीटी है, अगर नेट रिजल्टेंट की बात मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या स्ट्रिक करना चाहिए, इधर देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट पे कैसे इसको स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कि स्टार्ट करने का तरीका नहीं मिलता है, क्वेश्चन हम लोग स्टक कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि भाई साहब अगर F रिजल्टेंट ये होगा तो कहने का मतलब है फोर्स जो चीटी P लगाएगी उसका अपना फोर्स होगा, जो फोर्स पर्टिकुलर चीटी Q लगाएगी उसका अपना फोर्स होगा, और जो फोर्स पर्टिकुलर चीटी R लगाएगी उसका अपना फोर्स होगा। अब सर बात ये, तो आप 2 प्लेन की बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं उस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप सबको पता होगा, यहां देखेंगे इस डायग्राम को, अगर P की बात हो, हमने बोला था किसी भी एक्सिस में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर P की बात हो तो मान लेते हैं इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करेगा, हमने बोला था कुछ नहीं, जिसके साथ एंगल हो उसका कॉस लेने का। अगर ये मैग्नीट्यूड पता था, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो x का कंपोनेंट में होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। रिजल्टेंट में क्या क्या निकालेंगे, तो P को हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक किया। अगर ये कितना था 30 डिग्री था, ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा P है, ये हमारा y डायरेक्शन है, तो हमने क्या सिखाया था, इसका रेजोल्यूशन होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 6 है, तो लिख सकते हैं इसको 6 cos 30 डिग्री इन x डायरेक्शन। ये हमने देखा था 6 cos 30 डिग्री इन x डायरेक्शन। सिमिलरली अगर उसका एक और कंपोनेंट ब्रेक करते थे तो क्या हमने सिखाया था, उसी का क्या होता था, साइन होता था 6 sin 30 डिग्री इन y डायरेक्शन। अब क्या हुआ, हमको एक आइडिया मिल गया कि फोर्स क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर वे में लग रहा है और y में किसी और पर्टिकुलर वे में लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या सिखाया, फोर्स ऑन P का मतलब है, सर आप कहना ये चाहते हैं कि फोर्स ऑन P का मतलब होगा कि x के डायरेक्शन में 6 cos 30 लगा रहा होगा। यस सर, यही कहना हमारा, 6 cos 30 लगा रहा होगा, बट डायरेक्शन क्या है हमारा, आई कैप। वही फोर्स P 6 sin 30 लगा रहा होगा किसके में, y के डायरेक्शन में। तो हम सॉल्व भी कर ले, चलो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। cos 30 की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होता है 3√3। फिर से अगर sin 30 की बात करें तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये क्या होगा हमारा 3, दैट इज j कैप। चलो यहां से तो पता चल गया सर f ऑफ फोर्स की बात हुई है, तो कितना हुआ 3√3। डायमेंशन रिक्वायर्ड है बिकॉज हमने डायरेक्शन क्या लिया, x को उस साइड पॉजिटिव लिया है, तो रिवर्स क्या होगा, नेगेटिव प्लस 3j कैप। चलिए सर हमने एक चीज को करके दिखाया, क्या, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होंगे तो पता चल जाएगा हमें। अब देखेंगे
नेक्स्ट पार्ट है जीटी आर के, क्योंकि क्यू का तो डायरेक्शन माइनस एक्स में, उसको हम सिंपल लिख सकते हैं माइनस 3√3 आई कैप, बट हम लोग को थोड़ा सा कंपोनेंट रिजॉल्व करना है किसका, आर का। अब एंड आर है उसकी थोड़ा सा चर्चा कर ले, वो क्या कहना चाहता है। उसका कहना यह है कि भाई साहब हम इधर चलेंगे, किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड अपने को कितना दिया हुआ है, क्यू की बात थी, यहां से वो ग्रेन को लेके आर की बात चल रही है, इधर लेके जा रहा है, हमने सिंपल दिख रही है। हमने क्या बोला, जिसके साथ भी एंगल अटैच्ड उसको लिख दो। आर का वैल्यू कितना है, पी क्यू आर 3√3, इसको मान लेते हैं आर, हम लोग बाद में वैल्यू पुट करें, क्या लिखे इसको, आर cos 35 cos 45, ये एक्स में है क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या लिख सकते हैं, आर sin 45, बट क्या डायरेक्शन वो नीचे है, याद रखेंगे। अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का समय आ गया, कैसे लिखेंगे अगर हम लोग किसकी बात करें, आर की बात करें। सबसे पहले एक कंपोनेंट है आर के वैल्यू 3√2, 3√2 का मतलब है 3√2 cos 45 आई कैप की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि किधर है वो, आई कैप में ब्रेक कराने आना चाहिए। प्लस एक है जे कैप में, किसे नीचे, तो हमने ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे क्या होगा नेगेटिव, यहां लिख लो माइनस 3√2 sin 45 डिग्री जे कैप। अब हमारे लिए तो खुशी की बात यह है, sin 45 cos 45 क्या होता है, 1/2 पता है, 3/√2 1/√2 आई कैप 3√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 जे कैप। ये सब का सब 3√2 चला गया, तो क्या बचा, अपना बच गया हमारा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ये हमारा हो गया फोर्स ऑन आर। अब क्या बचा हुआ है सर, फोर्स ऑन आर हो गया, पी हो गया, क्या क्यू बचा है, चलो क्यू निकाल लेते हैं। यस, क्यू का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो कह रहा है एग्जैक्टली माइनस आई कैप में लग रहा है, तो इसको लिखना सिंपल है, मैं यही लिख देता हूं, फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3√3 आई कैप। चलिए अब इतना हो गया, अब क्या करते हैं, एफ पी एफ क्यू एंड एफ आर पता है, तो इसने बोला पहले रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म बताओ, फिर मैग्नीट्यूड बताओ, तो सबको एज इट इज यहां से पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, बात करें तो सॉल्यूशन सेट पे देखेंगे। अगर फोर्स रिजल्टेंट की बात हो, व्हाट इज द एफ पी, 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस एफ क्यू, व्हाट इज एफ क्यू, माइनस ऑफ 3√3 आई कैप, मतलब यहां लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3√3 आई कैप, और कुछ तो है नहीं। चलो एफ आर कितना है, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप। सर गुड बात ये है सर, 3√3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 आई कैप, सॉरी प्लस 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप चेक किया। अब तो बात पता चला एफ रिजल्टेंट जो इसका आया वो कितना है हमारा, 3 आई कैप। दिस इज द आंसर। अगर रिजल्टेंट पूछेगा तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, √9 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का रूट 3, दैट इज द 3 न्यूटन। किधर लगेगा वो, एक्स डायरेक्शन में। अब ये बात पता चला कि इस ग्रेन पे एग्जैक्टली नेट फोर्स किधर लगेगा हमारा, एक्स में लगेगा। तो हमसे एग्जाम में कभी पूछ लेंगे डायरेक्शंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लैंग्वेज कन्वर्ट होता है। मैंने आपको इतना डिटेल्स में करके बताया, बट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एक दो स्टेप, क्योंकि इतना स्टेप रिक्वायर्ड नहीं आपको सॉल्व करना है कि हर एक का कॉस थीटा साइन थीटा लिखना, वैल्यू कट करना। आप एक बार में सब पुट कर देंगे, एफ का पी का क्यू का, देन वन लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। बट आपकी सहूलियत के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो कि किस कैलकुलेशन में कैसे आ गया, हमने सबको सेपरेट करके बताया, ठीक है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे वेक्टर का एडिशन होता है, कैसे रिजल्टेंट्स आते हैं, ये चीज हमें बहुत कुछ बताएगा कैसे लगता है। और ये क्वेश्चन अच्छे से ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर एक डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं जहां पे थोड़ा सा और हमें नॉलेज मिलेगा, रिजोल्यूशन कैसे काम करता है, एंगल कैसे काम करता है। देखो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप सोच लेंगे तो एक लाइन में बन जाएगा, अगर नहीं सोच पाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हमारा एक सिंपल सजेशन है आपके लिए, 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करके सोचेंगे वेक्टर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में कि हाँ क्या कर सकते हैं। अगर आप लाइन वाला स्टेटमेंट को समझ सकते हैं ना कि इसका मीनिंग ये है, तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है।
आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर बना लिया तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या बात है। चलो, दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। कंडीशन है कि व्हेन ए वेक्टर बी, कोई वेक्टर बी नया सा हमने लिया है, एडेड इनटू वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए में हमने कोई नया वेक्टर डाला है, गेट्स ए यूनिट वेक्टर। हमको क्या मिला, एक यूनिट वेक्टर मिला है along x एक्सिस। इसका मतलब आई कैप में तो बोला सबसे पहले भाई साहब ये बताओ वेक्टर बी कितना होगा। कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बोला है अगर हमने वेक्टर ए में कोई वेक्टर अगर बी डाला है तो हमको एक यूनिट वेक्टर किधर मिला है, एक्स एक्सिस का मतलब है आई कैप में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ये रिप्रेजेंट्स करता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। बोला वेक्टर बी निकालो, तो हम बोलेंगे सर क्या कर सकते हैं, अगर वेक्टर ए दिया है बी निकालना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस वेक्टर ए। प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, तो चलो वेक्टर ए सॉल्व कर देते हैं। आई कैप माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बात ये बनी कि माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k का भी वो वेक्टर होगा जो हमारा वेक्टर भी होगा। अगर हम 1 मिनट सोचते तो हमसे बन जाता। आई होप बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और आपका आया भी होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ पाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है, रिजल्टेंट। क्या बताया आपने को, बी का मीनिंग क्या होता है, रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द एक्स, माइनस 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ले लो रूट 4 प्लस 9 दैट इज 13 का रूट। इट्स वेरी इजी वन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा और एक मैं एडिशन करके पूछ लूं तो आप बताएंगे आंसर, आई होप आप बताएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इसी में एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन डालते हैं। अब क्वेश्चन वही है कि हम थोड़ा सा नया नहीं है, बस कुछ वही मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में तुमको भी आया ना, बी वेक्टर इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग बी, उस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो। मतलब सर मैं तो अब इतना बार कर चुका, आपको याद भी हो गया। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड। हमने तो दोनों निकाला, पहले क्या निकाला है, माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप, वही तो निकाला था, प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड रूट 13, दैट्स ऑल। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें आना चाहिए। तो आज हमने क्या किया, रिजोल्यूशंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे जिसको हमको करने चाहिए था, हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब हम लोग इस वेक्टर के रेजोल्यूशन के एप्लीकेशन के साथ साथ यूनिट वेक्टर को देख रहे थे। यूनिट वेक्टर के बाद एप्लीकेशन के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट वेक्टर का लास्ट कंसेप्ट होगा। जो इसके बाद आने वाला है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड, वन इज स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसको देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उस पर डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकली इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मीनिंग ये कहना चाहता हूँ आपसे कि टॉपिक थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, जो कि क्वेश्चन उसमें और अच्छे से बन सकते हैं, और उसका एप्लीकेशन जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें फिजिक्स में डिफरेंट पॉइंट पे अच्छे से आती है। सो आज का लेक्चर आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।